मैं डॉक्टर विजय प्रकाश बोल रहा हूँ। विजय प्रकाश जी, विजय आप प्रकाश झारखंड कहाँ को झारखंड से, रांची से। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट हूँ, पीजी का। अच्छा। कॉमर्स में पीजी डिपार्टमेंट हेड हूँ। हाँ हाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ मैंने आपका ये संवाद सुना तो मुझे अच्छा लगा, जी तो इसमें नंबर था तो मैंने आपसे बात की। मैं भी गुप्ता हूँ जी जी तो, और पूरे वैश्य फेडरेशन का मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। जी 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 ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन जी है अपना। रामदास जी अग्रवाल जी पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, जयपुर वाले। जी जी अब वो तो नहीं रहे। जी अभी जी गिरीश कुमार सांघी जी अध्यक्ष हैं, जी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हैदराबाद वाले। जी तो अभी मैं नेशनल सेक्रेटरी के रूप में दायित्व है हमारा। जी तो एक चीज जो क्राइम फ्री भारत के बारे में आपने जो एक थाउट दिया है, जी उसमें मुझे लगता है कि इसमें करप्शन फ्री भारत अगर कर दिया जाए तो सब चीज देखिए उसमें आ गया। देखिए देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बोलिए। करप्शन एक अपराध है कि नहीं है? हाँ, करप्शन अपराध है, लेकिन तो अपराध एक जब पार्ट हम है करप्शन का। जब हम अपराध मुक्त भारत कहेंगे तो हम्म, सभी अपराध उसमें मुक्त हो जाएंगे। उसमें साइबर क्राइम भी आ जाएगा, उसमें करप्शन भी आ जाएगा। हाँ तो ठीक है। अपराध मुक्त भारत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम्म करप्शन एक छोटा सा उसका अंश है, हम्म हम्म साइबर हम्म क्राइम उसका एक छोटा सा अंश है। हम्म और इसमें जो है ना, ये कोई थॉट नहीं है, ये नेशनल पुलिस मिशन है। हम्म ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 2009 में इसका आइडिया कंसीव किया गया था, व्हेन मिस्टर मनमोहन सिंह वाज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जी 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 राइट। जी। 2014 में यह हम्म नेशनल पुलिस मिशन, इसको पीएम नेशनल पुलिस मिशन भी कहते थे, ये हम्म पीएमओ से ट्रांसफर होके एमएचए के माध्यम से बीपीआरएनडी में पहुंचा है। जी जी। अभी बीपीआरएनडी के सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हम्म ये अभी कार्यरत है, राइट। हम्म और ये क्राइम फ्री भारत इसके तहत एक नेशनल पुलिस मिशन है, और इसका हम्म पूरा नाम है क्राइम फ्री भारत थ्रू हम्म। ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें 5 सर्टेनिटीज हैं। पहली हम्म सर्टेनिटी है कि आपके अपराध का पंजीयन हो, वो हम्म भी लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर, वो हम्म भी आज की तुलना में बहुत ज्यादा सुपीरियर एफआईआर, जिसे हम्म फरियादी भी मुकर ना सके, हट ना सके, जो उसने कहा है ही हैज टू कंफर्म टू इट, राइट। और हम्म क्योंकि हम भारतीय, हम्म किसी भी चीज को, कोई भी झुंझुना, कोई भी खिलौना हमारे हाथ में आता है तो दुरुपयोग करने की बात हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। तो चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, या 498 हो, या दहेज प्रकरण हो, कहीं ना कहीं जहां गंभीर प्रॉब्लम भी है, उसी में बहुत सारे केसेस में शुद्ध दुष्टता भी है, सुष्ट ब्लैकमेलिंग भी है। ऐसे बहुत सारे केसेस आप अपने आसपास खुद देख पा रहे होंगे और उसे झेल भी रहे होंगे। तो ये सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में एक और इसका एक जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका दूसरा पहलू है कि बैकएंड इंजन विल आइडेंटिफाई, यदि आपने झूठी रिपोर्ट की तो ऐसे शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी उसी सर्टेनिटी से कार्रवाई होगी। जी जी जी। और मुझे लगता है ये उतनी ही जरूरी है, बिकॉज शिकायतकर्ता को दूध का धुला मानना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम में से बहुत सारे दुष्ट लोग जो है वो शुद्ध दुष्टता के लिए शिकायत करते हैं, अपने लाभ के लिए शिकायत करते हैं, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए शिकायत करते हैं, दूसरे लोग को प्रताड़ित करने के लिए शिकायत करते हैं। एकदम सही है, राइट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने जो यंत्र पैदा किया है, जिसको आप पुलिस कहते हैं, ये किसी की मनमर्जी नहीं है, ये आपका अधिकार है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो आपका फंडामेंटल राइट है, उससे इसका सीधा संबंध है। और ये
जितनी भी राज्य सरकारें हैं, पुलिसिंग उनकी संवैधानिक और सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको कहते हैं कि वो उसकी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमने ऐसी कोई मैकेनिज्म पैदा नहीं की है जिसके तहत हम इनको घेर सकें, इसलिए ये सरकारें स्वच्छंद हो गई हैं। कानून संविधान के निर्माताओं को मालूम था कि ये सरकारें ऐसी होंगी, राइट? इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म इसमें पैदा की है जो गवर्नर की मैकेनिज्म है। गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है प्रेसिडेंट को, और जिसका सम टोटल ये होता है कि क्या राज्य सरकारें संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप काम कर रही हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ मशीनरी तो नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ मशीनरी का मतलब ये है कि जब जो है राज्य शासन सरकार जो संविधान में स्थापित व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य ना कर रही हो तो उसे संविधान की मशीनरी की फेल्योर माना जाएगा। यदि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जोड़ देंगे तो 91 में 3 सरकारों को बर्खास्त किया गया था। एक थी मध्य प्रदेश, दूसरी थी राजस्थान और तीसरी थी उत्तर प्रदेश। जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, है ना, जो या बाबरी मस्जिद का सो कॉल बाबरी मस्जिद जो कि सुपर इम्पोज था 92 में हुआ था ना, 6 दिसंबर 92 को। करेक्ट। तो 92 में, हाँ 91 नहीं 92, यू आर राइट। तो 92 में ये 3 सरकारें गिराई गई थी, और वो जो है जो आपके संविधान का शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट होती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो है वो सेंट्रल लिस्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट कह सकते हैं। दूसरी जो लिस्ट 2 है वो स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लिस्ट 2 जाते सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहली एंट्री है, और इस पहली एंट्री का ठीक ढंग से अंजाम ना करने के लिए 3 सरकारें 92 में गिराई गई थी, राइट? और इसी जो है ना लिस्ट की एंट्री 2 है पुलिसिंग, और पुलिसिंग में FIR दर्ज करना उसकी बेसिक जिम्मेवारी है, राइट? और यदि पुलिसिंग में यदि FIR ही दर्ज नहीं होगी तो बाकी जो है, क्योंकि लॉ मशीनरी विल नॉट कम इनटू द मोशन, मतलब यदि हम प्राथमिकी ही दर्ज नहीं करते हैं तो कानून की प्रक्रिया चालू ही नहीं होगी। क्योंकि पहले आप FIR दर्ज करेंगे, फिर विवेचना करेंगे, साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, चालान बनाएंगे, उसे कोर्ट में पेश करेंगे, फिर कोर्ट में निराकरण होगा, सजा होगी, वगैरह जो भी है, ठीक है ना। लेकिन यदि आपने FIR ही दर्ज नहीं की तो आपने उस अपराधी को बिना प्रक्रिया के ही दोष मुक्त कर दिया। कि नहीं कर दिया? तो यदि नियम विरुद्ध, देखो कानून में 2 ही प्रावधान है, राइट? एक प्रावधान है जिसको कहते हैं 154 CRPC, ठीक है ना। हमारी दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसकी जो धारा 154 है उसके तहत जो है संज्ञेय अपराधों की सूचना देने और उस पर FIR दर्ज करने की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस को दी गई है, राइट? इसी सेक्शन के 154(3) में SP को जिम्मेवारी दी गई है कि यदि थानेदार नहीं सुनता है तो SP को आप अप्रोच कर सकते हैं, और ये SP की जिम्मेवारी है कि वो अपराध का संज्ञान ले, या तो स्वयं विवेचना करे या अपने किसी अधीनस्थ से विवेचना कराए, और जिस अधीनस्थ से वो विवेचना कराएगा उसे इस प्रकरण में थाना प्रभारी के सभी कानूनी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है SP को जिस थानेदार ने आपकी FIR नहीं लिखी है उसी के पास प्रकरण भेजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन हम लोगों की जनरली शिकायत क्या रहती है कि साहब हम जिसके खिलाफ शिकायत करते हैं जो हमारी बात नहीं सुनता है, हम कहीं भी शिकायत कर लें उसी के पास पहुंच जाती है, ठीक है ना। अब इसी में जो है ना दूसरी धारा है जिसको कहते हैं सेक्शन है 155, तो यदि जिसका मतलब है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट,
तो जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं या तो वो संज्ञेय अपराध होगी या असंज्ञेय अपराध होगी, राइट। तो असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी है, तब भी थाना प्रभारी उसे 155 के तहत लिखने के लिए बाध्य है, राइट। उसे आपकी रिपोर्ट लिखते हुए आपको सलाह देना होगी कि आप कानून में जाइए, क्योंकि ये कोर्ट में जाइए, बिकॉज ये अपराध असंज्ञेय अपराध है, ठीक है ना। आज 90% केसेस में पुलिस जो है ना तो आपकी एफआईआर दर्ज करती है, ना आपको एनसीआर देती है, आपसे कहती है एप्लीकेशन दे दीजिए। और बहुत बार तो पुलिस वाला खुद आपको डिक्टेट करा के क्या लिखना है ये भी आपको गाइड करता है और अपनी मर्जी से उसे तोड़ मरोड़ता है, राइट। तो यदि 90% केसेस में ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये संवैधानिक फेल्योर नहीं है मशीनरी की? क्या हमारे राज्यपाल महोदय को इसमें रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि इन सब लोगों ने सब मठाधीश बन गए हैं, संवैधानिक जिम्मेदारियां इनको अपनी प्लेजर डॉक्ट्राइन में कन्वर्ट हो गई हैं। और क्योंकि ये लोग स्वार्थी थे, क्योंकि आप कभी आजाद हुए ही नहीं हैं, अंग्रेजों ने 1947 का इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था, उसके तहत अपने चुने हुए व्यक्तियों को सत्ता का हस्तांतरण किया है। और उनके चुने हुए व्यक्तियों ने अंग्रेजों के सभी कानून को यथावत रखा। जो बाद में संविधान भी बनाया गया उसमें भी जो है आपके साथ अन्याय किया गया। जब समानता का अधिकार है उसमें, जिसके सामने सभी जाति, सभी धर्म, सभी कास्ट, सभी क्रीड जो है बराबर हैं, तो आपने उसी उसमें 25 से लेकर 30 तक असमानता डाल दी। ये संवैधानिक दुष्टता जो है वो हम लोगों के साथ की गई है। समझ रहे हैं इस बात को आप? समझ रहे। और इसके बाद जो है स्वतंत्रता के पहले, सो कॉल्ड स्वतंत्रता, और उसके बाद भी जो है लगातार ऐसे भयानक कानून बनाए गए जो कभी आपसे चर्चा नहीं किए गए, वो आपको अपराधी की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसमें यदि आप बारीकी से देखें तो मुझे तो लगता है कि भारत माता के चेहरे पे जो तेजाब डाला गया, इन दुष्टों ने ऐसे कानून बना दिए कि भैया तेजाब डालने वाले बाहर से आए थे, बदमाश थे, लुटेरे थे, संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन हम अक्षम थे, क्योंकि हमने जो है